प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राजेश यादव हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, परीक्षा जो ही नज़दीक आती है तो जो रिवीजन है उसका महत्व बढ़ जाता है और आप आज का दिन पूरा रिवीजन को दें, नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। हम जो मॉडल पेपर था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपने देख लिया होगा। फिर भी हम जो इसके प्रश्न के आसपास के अन्य तथ्य हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं जो आपने पढ़े होंगे। तो निश्चित ही ये वीडियो आपके रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले ये वीडियो। तो आइए आज के वीडियो में कल के 30 प्रश्नों से आगे 31वें प्रश्न से आगे सभी प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो प्रश्न है ये आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल कतई नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें और आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रख सकें। ये जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का, इसके बारे में यह भी बताना चाहूँगा कि आप जो भी जीके पढ़ते हैं उस जीके में इस विषय का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके जो प्रश्न हैं वो आपके सिर्फ एनएमएमएस में ही नहीं, अन्य परीक्षाओं में भी काम के होते हैं। तो जो प्रश्न है उसके आसपास की चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी समग्र रूप में हम लेके चल रहे हैं कि कंप्लीट रिवीजन आपका सामाजिक का हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। 31वां प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, पगड़ी पहनना किस धर्म की महत्वपूर्ण प्रथा है? तो जो पगड़ी पहनना है वो सिख धर्म का की वो है महत्वपूर्ण प्रथा है। सिख है वो पगड़ी धारण करते हैं। 32वां प्रश्न, ईवीएम में ई किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? ईवीएम की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है याद होगी? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब वी से वोटिंग, एम से मशीन, तो ई से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। 33वां प्रश्न, भारतीय संसद की लोकसभा में, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा नामक दो सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है भारत की संसद। तो भारत की संसद में जो लोकसभा है उसमें बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो पहले तो हमें यह पता हो कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या कितनी है, वह है 543। पहले 545 थी, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 543 है। ये दो कैसे कम हो गए कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का, नॉमिनेट करने का अधिकार था। लेकिन सन 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और उस 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2020 था उसके द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है। तो दो सदस्य कम हो गए, इसलिए वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है 543। और इस 543 में से बहुमत के लिए आधे से ज्यादा चाहिए। आधे से ज्यादा का मतलब 543 को डिवाइड करेंगे 2 से और उसमें अगला अंक ले लेंगे हम, तो 271.5 आता है और 272 यदि हम कहें तो वो बहुमत का आंकड़ा होगा। इसमें से 272 घटाते हैं तो बचती है 271। अब एक के पास 271 सीट है, एक के पास 272 है। अब आप बताएं किसके पास बहुमत है? तो कम से कम 272 सीट चाहिए बहुमत के लिए लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न, भारत में मिड डे मील की व्यवस्था किसके फलस्वरूप हुई थी? एमडीएम की जो व्यवस्था थी वो किसके फलस्वरूप हुई थी? कल पिछले वीडियो में हमने बात की थी एमडीएम की विस्तार से और वहां हमने बात की थी कि जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उस
जनहित याचिका के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था पका हुआ भोजन बच्चों को दिया जाए, एमडीएम शुरू किया जाए। तो 34वें प्रश्न का सेकंड ऑप्शन सही है। 35वां प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित, जीवन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 4 अनुच्छेद याद दिए, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 16। चारों के बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं कि जो अनुच्छेद 17 है, ये अनुच्छेद 17 है छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत करने के लिए यह अनुच्छेद जोड़ा गया कि इसमें छुआछूत को गैर कानूनी, अवैध बताया गया है, गलत बताया गया, छुआछूत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 17 हो गया। अब आती है बात 32 की कि 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 17वां छुआछूत से संबंधित, 32वां है संवैधानिक उपचार से संबंधित, और 21वां है जीवन से संबंधित, जीवन का अधिकार है, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। और 16वां है वह है कि जो समानता है, यानी ये कहें कि रोजगार में समानता, रोजगार में लिंग जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, रोजगार में सभी को समान अवसर होंगे, यह बताता है 16वां अनुच्छेद। 32वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 17वां छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, और 21वां जीवन का अधिकार। अब हमारा जो प्रश्न था जीवन का अधिकार संबंधित कौन सा है, तो अनुच्छेद 21 हमारा जीवन से संबंधित अनुच्छेद है। 36वां, मुख्य रूप से एक ही समुदाय वाली बस्ती में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक ही समुदाय वाली बस्ती में जो रहने की प्रक्रिया है वह कहलाती है घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन, आइसोलेशन, हाशियाकरण, विस्थापन, ये घेटोआइजेशन तो हो गया कि एक ही समुदाय की बस्ती में, यानी जो एक समुदाय है उस समुदाय को अन्य समुदायों से अलग करके अलग बस्ती बसा देना, ये कहलाता है घेटोआइजेशन। ये 4 शब्द हैं, हो सकता है यहाँ घेटोआइजेशन दिया है आपको परीक्षा में, आइसोलेशन मिल जाए, हाशियाकरण मिल जाए, विस्थापन मिल जाए, तो चारों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आइसोलेशन क्या होता है। पहले तो आइसोलेशन के बारे में बात करते हैं। आइसोलेशन जो शब्द है हमें सुनने को मिला था विशेष रूप से कोरोना के समय, उस संदर्भ में हम इसको समझते हैं तो शायद अच्छा समझ में आ जाएगा। कोरोना से जो संक्रमित हो गया, उस संक्रमित व्यक्ति को समाज के अन्य लोगों से अलग करना, सामान्य अर्थ होता है आइसोलेशन का अलग करना, यानी किसको अलग करना, संक्रमित व्यक्ति को अलग करना, यह आइसोलेशन होता है। और दूसरा था क्वारंटाइन। क्वारंटाइन होता था जो संक्रमित नहीं है उनको संक्रमित होने से बचाने के लिए क्वारंटाइन किया जाता था कि वो हमें पता नहीं वो संक्रमित है कि नहीं है, उनको बचाने के लिए या वो दूसरों के संपर्क में नहीं आए इसलिए उनको क्वारंटाइन किया जाता था। 2 चीजें थी। तो अब आइसोलेशन का मतलब हो गया कि एक तरह से हम समाज की दृष्टि से बात करें तो जो बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनसे समाज प्रभावित नहीं हो, इसलिए उनको अलग व्यवस्थित करना, अलग बसा देना, अलग रखना या छोटी इकाइयों में उनको रखना, यह कहलाता आइसोलेशन। दूसरा है हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन, मार्जिन जो होता है, जैसे कॉपी में आपने देखा होगा लाइन खींची होती है एक इधर और एक ऊपर, इसको बोलते हैं हाशिया, मार्जिन। ठीक है, तो हाशियाकरण या मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कोई व्यक्ति है या कोई समुदाय है उसको समाज की जो मुख्य धारा है उससे किनारे कर देना, अलग कर देना, यानी मेन जो कामकाज है समाज के उनसे अलग कर देना, ये होता है हाशियाकरण। 3 हो गए। चौथा है विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, साइंस के में ये शब्द बहुत काम में आता है कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है उनको एक जगह से हटा देना, किसी जगह से हटा देना, समाज की मुख्य धारा से उनको अलग कर देना, मुख्य मामलों से अलग कर देना। जैसे विस्थापन, द्रव में कोई वस्तु डुबोई जाती है, वो कितना द्रव विस्थापित करती है, अपने वजन के बराबर द्रव विस्थापित करती है,
उस संदर्भ में देखें तो वो उसको द्रव को हटा देती है। ये होता है विस्थापन। समाज की दृष्टि देखें, भाई किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना, वो विस्थापन होता है। चारों शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी, जंगल के निवासी, शहर के निवासी या ग्रामीण निवासी। आदिवासी कहलाते हैं मूल निवासी। मूल निवासी होते हैं, उनको आदिवासी कहा जाता है। 37 प्रश्न हो गए। 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न आपके सामने, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहा जाता है? वह क्षेत्र जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही कि निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसको कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां से विभिन्न प्रकार के खनिज निकलते हैं, खनन क्षेत्र कहलाता है। वह देश जहां देश की राजधानी हो, राजधानी कैपिटल कहलाती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैठक का स्थान, जहां उनकी बैठक होती है, वो भाई संसद होती है या विधानसभा होती है। तो यहां जो निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है, वह क्षेत्र जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है? स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल कौन कौन है? भाई स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, ये भी स्वास्थ्य केंद्र में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, एम्बुलेंस की सुविधा, ये भी स्वास्थ्य के सेवाओं में शामिल है। तो हमारा सही आंसर होगा स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल कौन नहीं है? सभी को रोजगार की सुविधा, ये हमारा सही आंसर है। राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है? और वस्त्र नगरी के रूप में भीलवाड़ा को जाना जाता है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, टेक्सटाइल सिटी। 41वां प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के कितने स्तर होते हैं? कल भी ये प्रश्न आया था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो शासन व्यवस्था में शासन के 3 स्तर होते हैं। 42वां प्रश्न, लिंग भेद का अर्थ है? लिंग भेद का क्या अर्थ है? लिंग भेद का अर्थ है पुरुषों में भेद करना, बिल्कुल नहीं है। महिलाओं और पुरुषों में भेद करना, शिक्षित और अशिक्षित में भेद करना नहीं है, बच्चों और पुरुषों में भेद करना नहीं है। तो लिंग भेद का मतलब होगा महिलाओं और पुरुषों में लिंग के आधार पर भेदभाव करना। 43वां प्रश्न, रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर देलवाड़ा नामक स्थान पर है और देलवाड़ा पाली जिले में स्थित है। 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है? 44वां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, अखबार। अखबार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया है। बाकी ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाहित होते हैं। इस तरह के ओड वन आउट में भी प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं कि एक विजातीय को अलग करना, वहां भी इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। 45वां प्रश्न, निम्न में से कौन फुटकर व्यापारी कहलाता है? अब फुटकर की बात करें, फुटकर कौन होता है? व्यापारी एक तो फुटकर होता है, ठीक है। दूसरा एक थोक विक्रेता, तो थोक व्यापारी होता है। और फुटकर को ही दूसरा कहा जाता है खुदरा व्यापारी। ये 2 व्यापारी होते हैं। एक होता है उपभोक्ता, ठीक है, और एक इनसे पहले होता है उत्पादक। ये श्रृंखला चलती है। उत्पादक है, अपना माल बनाता है, माल उत्पन्न करता है, यह बेचता है थोक विक्रेता को। यानी थोक विक्रेता जहां से उत्पन्न होता है वहीं से बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता है, ठीक है। यानी निर्माता से, उत्पादक से सीधे बड़ी मात्रा में थोक के भाव में माल खरीदता है, वो थोक व्यापारी होता है। फिर थोक व्यापारी जो माल बेचता है वो छोटे व्यापारियों को बेचता है। यानी व्यापारी से जो सामान खरीदते हैं वो फुटकर व्यापारी होते हैं, खुदरा व्यापारी होते हैं। और ये खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी कौन से होते हैं? ये अपने माल को किसी व्यापारी को नहीं बेचते, बल्कि सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं। और उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होता है जो वस्तुओं या सेवाओं का अंतिम उपभोक्ता होता है। वो स्वयं उपभोग के लिए
अपने जीवन को सरल बनाने के लिए चीजों को खरीदता है, उनका उपभोग करता है, वो बेचता नहीं है। ये संबंध होता है उत्पादक, थोक विक्रेता या थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता में। अब यहां देखते हैं, जो वस्तु को उत्पादक से सीधा खरीदता है, बताओ कौन होता है वो? जो वस्तु को उत्पादक से सीधा खरीदता है वो कौन होता है? आपने देखा इन चारों में से, वो होता है थोक विक्रेता, थोक व्यापारी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। वह जो वस्तु दूसरे व्यापारी को बेचता है, वह कौन होगा? दूसरे व्यापारी को बेचता है, वो भी थोक विक्रेता होगा, थोक व्यापारी होगा। वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, यह होता है फुटकर या खुदरा व्यापारी। तो यह हमारा सही ऑप्शन होगा। और चौथा जो ऑप्शन है वो बता रहा है, वह जो वस्तुएं खरीदकर उनका उपभोग करता है, वह कहलाता है उपभोक्ता। हो गए? वस्तु को उत्पादक से सीधा खरीदता है वो थोक विक्रेता, वह जो वस्तु व्यापारियों को बेचता है वो भी थोक विक्रेता। दोनों काम यही करता है, इधर से खरीदता है, इधर बेचता है। अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, ये हमारा सही आंसर है, वो कहलाता है फुटकर व्यापारी, और फुटकर का ही दूसरा नाम है खुदरा व्यापारी। आगे बढ़ते हैं, 46वां प्रश्न, नकल नवीस किस कार्य से संबंधित थे? नकल करने में तो आप माहिर हैं। नकल करना मतलब कॉपी करना, कॉपी करना मतलब हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाना, प्रतिकृति, कॉपीड, कॉपी करने का काम कॉपी। तो यही काम करते थे नकल नवीस। पुराने समय में जो पांडुलिपियां होती थी, ताड़पत्र आदि पर जो लिखा होता था, उसकी कॉपी बनाते थे। पहले फोटोस्टेट की मशीन नहीं थी, आजकल तो फोटोकॉपी करने के लिए, कॉपी करने के लिए कितनी ही कर लो मशीन से, सेकंडों के हिसाब में होती है। लेकिन उस समय नकल नवीस नाम के कार्मिक रखे जाते थे, जिनकी राइटिंग सुंदर होती थी। वो हाथ से पांडुलिपियों को देख देख कर और उनकी कॉपियां बनाते थे। कोई भी राजा महाराजा के आदेश होते थे, उनकी भी कॉपियां बनती थी, तो नकल नवीस उसका काम करते थे। एक मेन कॉपी उनको दे दी जाती थी और उससे वो उनकी कॉपियां बनाते थे। ये नकल नवीस का काम था, जो नकल करके और वैसा का वैसा कॉपी करते थे, छापते थे। अगला प्रश्न 47वां, तमिलनाडु का इरोड शहर, तमिलनाडु का जो इरोड शहर है वो किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? इरोड शहर कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही यहाँ हल्दी की भी खेती की जाती है। इरोड शहर हल्दी की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, हल्दी के उत्पादन के लिए। दो चीजें हैं, ध्यान रखनी। 48वां प्रश्न, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को युद्ध में हराया था? अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर और माता थी कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। इन्होंने 1191 में तराइन के, तराइन का नाम आपने सुना होगा, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आगे बात करते हैं। मोहम्मद गोरी हार कर बैठा नहीं, उसने हार का बदला लेने के लिए 1192 में पुनः तराइन के युद्ध में फिर से आ गए। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती है, और वो जो मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार देता है। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। ये ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसके पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण वर्णन, या यूं कहें कि काव्यात्मक वर्णन, बढ़ा चढ़ाकर जो वर्णन किया गया है वो चंद्रबरदाई के द्वारा किया है। चंद्रबरदाई इसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? राष्ट्रकूट तमिलनाडु में, गुर्जर प्रतिहार पश्चिमी दक्कन में, चोल गुजरात में, पाल बंगाल में। तो सही सुमेलित है, पाल थे बंगाल में। पाल वंश का जो शासन था वो बंगाल बिहार में था। चोल का था वो
तमिलनाडु में था। चोल का था वो तमिलनाडु, चोलाज तमिलनाडु, इनके साथ मिला देते हैं, ये चोल मिले तमिलनाडु के साथ। ठीक है। राष्ट्रकूट का था दक्कन में, ये दक्कन में, पश्चिमी दक्कन। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर गुजरात, गुर्जर प्रतिहार थे वो गुजरात और राजस्थान में थे। तो चारों ऑप्शन अभी भाई यहां ये मिला के बताया गया है। आपके पास परीक्षा में हो सकता है प्रश्न ये आ जाए कि चोल को किसके साथ मिला दिया जाए, तमिलनाडु के साथ, और इसके साथ गुजरात रख दिया जाए। तो आपको सही ढूंढना है, इसलिए चारों के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। पाल बंगाल बिहार, चोल है वो तमिलनाडु, चोल तमिलनाडु, और गुर्जर प्रतिहार है वो गुजरात और राजस्थान। और बच गए कौन सा, राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट है ये दक्कन। ठीक है, पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में इन राजवंशों का शासन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न, कृषि पर लगने वाला कर कौन सा है? तो कृषि पर लगने वाला कर खराज था। ये मुस्लिम शासकों द्वारा लगाए जाने वाले कर थे। तो कृषि पर जो कर लगाया जाता था वो खराज था। अब जकात क्या था? जकात ऐसा कर नहीं था, ऐसा दान था जो मुस्लिम लोगों द्वारा जरूरतमंद लोगों को दिया जाता था दान, उसको कहा जाता था जकात। मुस्लिम लोग जरूरतमंद लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों को, हमें नहीं, मुस्लिम अपने मुस्लिम भाइयों को जो जरूरतमंद होते थे उनको जो दान देते थे उसको जकात कहा जाता था। जजिया मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जो कर था वो जजिया कर कहलाता था। और जब्त, जब्त यानी जो कोर्ट किसी संपत्ति को, किसी चीज को अधिग्रहित करने का आदेश देता है वो जब्ती कहलाती, जब्त होने की प्रक्रिया कहलाती, जब्त करना। 51वां प्रश्न है, अलवर संत किस देवता के उपासक थे? अलवर नहीं है, ये आलवार संत है, आलवार संत, ये कवि संत होते थे आलवार संत। और तमिलनाडु में आलवार संत कवि संत हुए हैं। ये संत विष्णु भगवान के उपासक होते थे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। किस देवता के उपासक थे? विष्णु भगवान के, आलवार संत। ठीक है, तमिलनाडु से संबंध है इनका। संबंध भी यदि पूछा जाए तो तमिलनाडु से संबंध है। 52वां प्रश्न, मीराबाई का विवाह कौन से राजघराने में हुआ था? मेवाड़ के सिसोदिया में, मारवाड़ के राठौड़ में, जैसलमेर के भाटी में, बूंदी के हाड़ा में। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ था। मेवाड़ के राजा भोजराज सिसोदिया के साथ इनका विवाह हुआ था। तो इस मामले में हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है पहला, कि मेवाड़ के सिसोदिया राजघराने में इनका विवाह हुआ था। इनके पति का नाम भोजराज सिसोदिया था। और इनके जो गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे, वो गुरु थे रविदास जी, या जिनको रैदास कहा जाता है, ये इनके गुरु थे। गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो मारवाड़ के राठौड़ वंश में हुआ था, यहां इनका जन्म हुआ था। किनके? पाली में एक गांव है कुड़की, रुड़की नहीं कुड़की, पाली के कुड़की गांव में राठौड़ राव रतन सिंह राठौड़ के घर में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न बिल्कुल आसान, सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कौन सा है? रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल। तो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह है गुरु ग्रंथ साहिब। रामायण हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान है वो इस्लाम धर्म का या मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल है वो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म का, मुस्लिम धर्म का, इस्लाम का, ये सिखों का, और ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है चारों। 54वां प्रश्न, राधा कृष्ण से संबंधित पौराणिक घटनाओं का लोक नाट्य में प्रस्तुतिकरण। राधा और कृष्ण से संबंधित पौराणिक घटनाओं का लोक नाट्य में
प्रस्तुतिकरण कहा जाता है रासलीला, रामलीला, तमाशा, भरतनाट्यम। राम से संबंधित जो लीलाएं होती है रामलीला कहलाती है, और राधा और कृष्ण से संबंधित जो लोकनाट्य में प्रस्तुतिकरण होता है वो रासलीला कहलाता है। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल मंडल में शामिल नहीं है? जल मंडल, स्थल मंडल पढ़े होंगे आपने, तो जल मंडल में जल ही जल शामिल होता है। नदी है, समुद्र है, मैदान नहीं है जल, महासागर जल है, तो मैदान है वो स्थल मंडल में शामिल होता है, जल मंडल में शामिल नहीं है। 56वां, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, जो मैनमेड है, आदमियों के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, वो गैर प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक मरुस्थल खुद बने हैं, प्रकृति में खुद बने हैं, वन है खुद बने हैं, ताल तलैया खुद बने हैं, पहाड़ खुद, फिर भाई क्या गड़बड़ हुई? अब ये ताल तलैया भी खुद बने हैं, पहाड़ भी खुद बने हैं, तब एक बार इंग्लिश देख लेते हैं, हिंदी में तो समझ में मेरे तो नहीं आ रहा। डेजर्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, भगवान ने बनाए हैं, प्राकृतिक हैं। फॉरेस्ट हैं, प्राकृतिक हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम जहां मछली पालते हो, जो कांच का सा घर होता है जिसमें मछलियां पाली जाती हैं, वो एक्वेरियम होता है, उसको ताल कहा है यहाँ पे। तो सही आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, एक्वेरियम। माउंटेन्स, पर्वत हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। अब पृथ्वी का आपने देखा होगा, इस तरह का एक चित्र बनाए रखते हैं बताने के लिए कि इसकी जो सतह है, परत है, वो किस तरह से है। तो इसमें जो सबसे अंदर की, पृथ्वी के अंदर की जो परत होती है, उस परत को कहा जाता है क्रोड। क्रोड या कोर, इंग्लिश में जिसको कोर कहा जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर की, सबसे ऊपर की होती है भू, लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, तो भू परपटी, भू परपटी या परपटी, ठीक है, या उसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रस्ट। अब इन दोनों के बीच में जो होती है, बीच में वो होती है मेंटल, मेंटल, इंग्लिश में मेंटल और हिंदी में मेंटल ही लिखा हुआ है। अब आप बताएं जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल अंदर की जो होती है वो क्रोड या कोर कहलाती है, उससे ऊपर मेंटल, उससे ऊपर यानी सबसे ऊपर की जो सतह होती है उसको कहा जाता है भूपर्पटी या क्रस्ट। तो हमारा सही आंसर होगा परपटी। क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी सतह को परपटी या क्रस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार, गोबी, सहारा, कालाहारी। तो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? वो सहारा है। कौन सा है? सहारा, ठीक है। इसके साथ हम बात करें कि सहारा रेगिस्तान कहां स्थित है, तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। थार कहां है भाई? थार एशिया में है। एशिया में, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है थार का रेगिस्तान। गोबी, अभी गोबी का जो रेगिस्तान है ये एशिया में है। एशिया में कहां पर है? एशिया में चीन और मंगोलिया, विशेष रूप से मंगोलिया में है। चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है गोबी का रेगिस्तान, ठीक है। और विशेष रूप से मंगोलिया में, इसलिए मंगोलिया का रेगिस्तान डेजर्ट भी कहा जाता है। बात आती कालाहारी, तो कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका में दोनों है, ये दोनों एशिया में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में, कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका में, अमेरिका नहीं अफ्रीका है ये। और थार है वो एशिया में, भारत और पाकिस्तान में। गोबी है वो चीन और मंगोलिया में, एशिया में ही है। बात होगी। सहारा है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये कहें ठंडा रेगिस्तान की बात करें तो ठंडा रेगिस्तान दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा
डेजर्ट है, रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ बर्फ ही बर्फ है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की जब बात आती है तो बात आती है सहारा की। हमारा सही उत्तर होगा सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, सामान्यतः अफ्रीका में कह दिया जाता है। 59, पृथ्वी के वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अब वातावरण में जब हम बात करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर पर्यावरण है, वायु का आवरण है। सबसे नीचे जो पहला जो मंडल है वो होता है क्षोभ मंडल, जिसमें सबसे अधिक मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इसके ऊपर होता है समताप मंडल। समताप मंडल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सम ताप रहता है, इसमें जितना ताप प्राप्त होता है उतना ही यहाँ अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ ताप है वो समान रहता है। यहाँ किसी प्रकार के आंधी तूफान नहीं आते हैं, इसलिए वायुयानों के उड़ने के लिए ये जगह सबसे उत्तम होती है। वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ओजोन मंडल। ओजोन जो आपने सुना होगा कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का ये ओजोन गैस का जो लेयर है ये हमारा काम करती है, पृथ्वी को जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाती है। इसके बाद आता है आयन मंडल, और जो चौथा लास्ट का है आयन मंडल या बाहरी मंडल कह सकते हैं उसको, है ना। तो आयन मंडल है, इसमें उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट्स हमारे स्थापित किए जाते हैं, जिनसे कम्युनिकेशन संचार वगैरह की सुविधाएं होती है। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला मंडल है, सबसे पहला, जिसमें वायुमंडल संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, इस कारण से उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में कहा जाता है। और क्षोभ मंडल है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मौसम संबंधी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल वायुयानों के उड़ान के लिए आदर्श स्थान है, आदर्श मंडल है। आगे बढ़ते हैं, 60वां प्रश्न, गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहां उत्पन्न होती हैं। अब पृथ्वी के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको आपने देखा होगा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं बाएं से दाएं होती हैं। हाँ, तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। इधर उत्तरी ध्रुव, इधर दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा ठंडे होते हैं। सूर्य है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कहा जाता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। सूर्य है वो इन 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही घूमता है, ना मकर रेखा से दक्षिण में जाता है ना कर्क रेखा से उत्तर में जाता है। अब जब सूर्य नहीं जाता है तो वहां उष्णता भी कम होगी, गर्मी भी कम होगी, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखनी है, गर्मी जो भी होनी है वो इनके बीच में होनी है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और इनके बीच में जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर तो लगभग सदैव सूर्य सीधा चमकता है, यानी सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है धरती पे वो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है, सबसे ज्यादा गर्मी। अब इधर से सूर्य जाएगा तो इधर होके जाएगा, इधर जाना है उसको कर्क रेखा की तरफ तो घूम यहां होके जाएगा, कर्क रेखा मकर रेखा की ओर जाएगा तो यहां होके जाएगा। सबसे ज्यादा समय गर्मी ये भूमध्य रेखा को मिलती है, ठीक है। जब गर्मी मिलती है तो गर्म पानी को कौन करेगा, सूर्य की ऊष्मा करेगी। तो गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं वो कहां उत्पन्न होंगी, भूमध्य रेखा के पास। ये दिमाग में बैठा ले आप चीज
कि ठंडे की बात की जाएगी तो भूमध्य रेखा जितना दूर जाओगे उतना ही ठंडा पन बढ़ता जाएगा, ठंडे क्षेत्र बढ़ते जाएंगे। लेकिन गर्म क्षेत्र की बात करें तो भूमध्य रेखा सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है पृथ्वी का। अब हम प्रश्न को देखते हैं कि गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहां उत्पन्न होती हैं? ध्रुवों के निकट होती हैं क्या? आप बता सकते हैं इस विश्लेषण के बाद में। भूमध्य रेखा के निकट होती है क्या? देखिए, उत्तर बाद में बात करते हैं, आप सोचिए। ध्रुवों और भूमध्य रेखा के निकट, यानी ध्रुवों के निकट और भूमध्य रेखा के निकट। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त में से कहीं पर नहीं, यानी ये कह रहा है कि कहीं भी नहीं होती, गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न नहीं होती है। अगर इस विश्लेषण को आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक गर्मी होती है। ध्रुव होते हैं, नॉर्थ ध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ही बेहद ठंडे होते हैं। अभी हमने अंटार्कटिका की बात की थी, वो अंटार्कटिका यहां है जहां बर्फ ही बर्फ होती है, ठीक है। ग्लेशियर है यहां पर, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम जाता है। यहां लगातार प्रकाश रहता है, लगातार प्रकाश रहता है, तो आप देखिए क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपने निकाल लिया होगा, ठीक है। इस 60वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भूमध्य रेखा के निकट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न इसी से संबंधित। भूमध्य रेखीय प्रदेश स्थित है, कहां स्थित है? आप देख सकते हैं भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं वो कहां स्थित हैं। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक वाले हैं जहां बेहद गर्मी होती है। वो प्रदेश है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं, और अगला प्रश्न है टूकन पक्षी कहां पाया जाता है? तो ये जो टूकन पक्षी है ये अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। 63वां प्रश्न आपके सामने कि जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? जनसंख्या घनत्व, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो कहलाती है जनसंख्या घनत्व। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, एक वर्ग तो आप जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वही वहां का जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। तो हमारा 63वें प्रश्न का सही उत्तर होगा एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। 64वां प्रश्न क्या कहता है? एक सींग वाला गेंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा हालांकि पानी वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और वो तराई वाले क्षेत्र हैं हमारे ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों में। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मैदानों में भारत और नेपाल में ये जो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और एक सींग वाले गेंडे के बारे में बात करें तो असम का जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है उसका मेन आकर्षण है एक सींग वाला गेंडा। वहां का मुख्य पशु है, मुख्य जानवर है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है असम में। उसका मुख्य जो पशु है वो एक सींग वाला गेंडा है। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों में, यहां ऑप्शन अकेले ब्रह्मपुत्र है तो यहां हमारा जो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन सही होगा। 65वां प्रश्न है बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर ये नदियों के, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में जो डेल्टा क्षेत्र है। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है हमारा वो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, और सुंदरबन डेल्टा में बंगाल टाइगर भी, बंगाल टाइगर मुख्य आकर्षण है वहां का। बंगाल टाइगर मुख्यतः सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये
बात है जून 2014 की, और जून 2014 में गंगा नदी को स्वच्छ साफ सुथरा रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो आज भी चल रहा है, गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए। 67वां प्रश्न, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये हम बात कर चुके हैं पिछले उस प्रश्न में। पीछे जो प्रश्न आया था सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की थी, तो वहां हमने बात की थी कि सहारा है वो उत्तरी अफ्रीका में है, और यहाँ अकेला अफ्रीका दिया ऑप्शन में, तो हमारा सही जो उत्तर होगा वो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। 68वां, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास, द्रास कारगिल के पास एक जगह है, तो वो द्रास पृथ्वी के जो सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, वो द्रास है, वो कहाँ स्थित है? लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और शिमला। ये जो द्रास है वो लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख में लगभग 12 महीने बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर स्थित है वहां पर लद्दाख में। तो विश्व की सबसे ठंडी जगहों में से एक है द्रास। 69, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर प्रयागराज स्थित है, जहां कुंभ का मेला चल रहा है, अब कुंभ आयोजित हो रहा है। वाराणसी भी, जिसको काशी जी कहा जाता है, बनारस कहा जाता है, वो भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। जयपुर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं, इसलिए हमारा सही आंसर चौथा। और गंगा नदी के तट पर स्थित कौन कौन से शहर में एक बार बोल देता हूं, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, उसके बाद आता है प्रयागराज, फिर वाराणसी, पटना, बीच में आता है लखनऊ, फिर भागलपुर। ये जो शहर हैं ये सारे गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। किसी भी तरह से ऑप्शन बदल के यदि पूछा जाए तो आपका उत्तर गलत नहीं हो। 70वां प्रश्न, केवलादेव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो केवलादेव जो घना पक्षी विहार है, जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, वो भरतपुर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, और केवलादेव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में बात करें तो यहाँ नेशनल पार्क है, वो रणथंभौर के नाम से जाना जाता है, जहाँ टाइगर रिजर्व भी है, रणथंभौर। इसके बाद बूंदी में मुकंदरा हिल्स, जो कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों को मिलाकर जो पहले दर्रा अभयारण्य था, उसको मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है, और यहां भी टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व रणथंभौर, जो बाघ संरक्षित एरिया है वो रणथंभौर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सरिस्का अलवर, और इसके बाद में रामगढ़, मुकंदरा हिल्स कोटा, मुख्यतः वो कोटा में है मुकंदरा हिल्स, बाकी बूंदी, कोटा और झालावाड़ तीनों में स्थित है। और इसके बाद जो चौथा बूंदी में स्थित है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, वहां भी बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है, किसमें? रामगढ़ विषधारी बूंदी में। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम कर चुके हैं कि दूसरा ऑप्शन सही होगा कि भरतपुर में स्थित है केवलादेव अभयारण्य। चारों के बारे में हमने बात की। हमारी कोशिश है कि जो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं उन सब के बारे में सामान्य बातें हम करते चलें, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो सके, क्विक रिवीजन हो सके। 71वां प्रश्न, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? फुलवारी की नाल जो वन्य जीव अभयारण्य है वो उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल। प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं। यहीं हम बात करें एक बार, राजस्थान का राज्य पशु जो पालतू श्रेणी में किसे घोषित किया गया है? तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा था जंगली श्रेणी में, लेकिन अब पालतू श्रेणी में दूसरा जंगली पशु पालतू पशु श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया है, और राज्य पशु ऊंट को घोषित किया गया है पालतू श्रेणी में। और गैर पालतू श्रेणी में या जंगली श्रेणी में कहें तो चिंकारा है वो हमारा राज्य पशु है। इसके साथ साथ हम बात करें कि यदि राज्य पक्षी की हम बात करें तो राज्य पक्षी गोडावण है। गोडावण।
राज्य वृक्ष खेजड़ी। इन 4-5 चीजों को हमें याद रखना है। जो राज्य पशु पूछा गया है तो इस तरह ये भी पूछे जा सकते हैं। राज्य जो वृक्ष है वो खेजड़ी है। राज्य पुष्प रोहिड़ा का पुष्प है। राज्य खेल बास्केटबॉल। इन चीजों को हमें याद रखना है। राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावण और राज्य पशु पालतू की श्रेणी में ऊंट और राज्य पशु वन्य की श्रेणी में चिंकारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य भारत का अधिकांश शीशा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो सर्वाधिक शीशा जस्ता उत्पादक राज्य है भारत का। 74वां प्रश्न, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो ये जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमने पिछली क्लास में बात की थी, चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी जो सर्दियों में बोई जाती है वो रबी की फसल होती है और गेहूं की फसल है। इन ऑप्शंस में से वो रबी की फसल है। एक अकेली रबी की फसल गेहूं नहीं होती। और कौन कौन सी होती है आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं। रबी की फसलों में गेहूं के साथ जो भी बोया जाता है वो सारी चीजें रबी की फसल में आती है। गेहूं के साथ सरसों बोई जाती है, चने बोए जाते हैं, राई बोई जाती है। इस तरह से ये चीजें रबी की फसलें होती हैं। बाजरा जो खरीफ की फसल है उनमें बाजरा मुख्य है। बाजरे के साथ साथ धान भी खरीफ की फसल में आता है। मूंगफली है, मक्का है, तिल है, ये सारी चीजें, ज्वार है, ये सभी खरीफ की फसल में आती हैं। 76 नंबर का प्रश्न, सरकार द्वारा किसानों की उपज को सीधे ही पर किसानों से खरीद लिया जाता है। अधिकतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा था, वहां बात की जा रही थी एमएसपी। एमएसपी दो, हमें एमएसपी चाहिए, एमएसपी गारंटी चाहिए। तो वो एमएसपी ही है कि सरकार किसानों की उपज को सीधे खरीदे एमएसपी पर। वो एमएसपी क्या है? वो एमएसपी है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये सही उत्तर हमारा होगा दूसरा ऑप्शन, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि कम से कम इतने पे तो खरीदे। ज्यादा पे कितने पे बेच सकते हैं हम, लेकिन कम से कम इतने पे तो खरीदे ताकि किसान को नुकसान नहीं हो। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहां स्थापित की गई थी? और यह की गई थी ब्यावर में। ब्यावर, हाँ, ब्यावर अजमेर में स्थित है। ये ब्यावर नहीं, देखे जिला पूछ लिया जाए तो अजमेर है। ब्यावर अजमेर जिले के ब्यावर में स्थापित की गई थी। और यह कब की गई थी? 17 जून 1889 को। 17 जून, समय भी पूछा जा सकता है कब स्थापित की गई थी। अब कहां पूछ लिया तो ऊपर दे दे विद्या कृष्णा मिल्स लिमिटेड कब स्थापित की गई थी? तो 17 जून 1889। किसने स्थापित की थी? दो आदमी थे, कर्नल डिक्सन के साथ मिलकर सेठ दामोदर दास। दो नाम याद रखने हैं, सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन। दोनों ने मिलकर अजमेर के ब्यावर में राजस्थान की पहली सूती कपड़े की मील लगाई थी, जिसका नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और कब लगाई थी? 17 जून 1889 को, 1889। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। 28 फरवरी 1572 ईस्वी। कहां हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 ईस्वी। महाराणा प्रताप के जो पिता थे वो महाराणा उदय सिंह थे। हमने पहले भी एक बार बात की थी मेंटल एबिलिटी वाले वीडियो में कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को, ये हल्दी घाटी की डेट है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में, यह ऐतिहासिक युद्ध था। और अकबर ने पूरे प्रयास कर लिए लेकिन महाराणा प्रताप को
अपने अधीन नहीं ला सका। 4 बार उसने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे, दूत भेजे बात करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे स्वाभिमानी वीर थे कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं अकबर मर जाऊंगा लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और इनकी जो साथ दिया था, आर्थिक मदद की थी भामाशाह ने, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। इनका जो जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का, वो कुंभलगढ़ में हुआ था और जन्म की तारीख थी 9 मई 1540। अब आपने तारीखें याद कर रखी हैं, कहीं कंफ्यूज हो गए तो सारी तारीखें यहाँ दे रखी हैं। 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 में। ये 4 चीजें यहाँ चारों तारीखों के साथ कनेक्ट करके आपको बता दी हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक बार इस टाइमलाइन को आप कागज में लिख लें और एक बार यदि मस्तिष्क में उसका चित्र क्लिक हो गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि महाराणा प्रताप से संबंधित ये 4 तिथियां, 4 घटनाएं। राज्याभिषेक, जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर के साथ वो था 18 जून 1576 को। और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो 19 जनवरी 1597 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79th क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना करने वाले आदिवासियों के मसीहा गोविंद गुरु थे। गोविंद गिरी भी कहा जाता है, गोविंद गुरु भी लिखा मिलता है। 80वां प्रश्न, भील बालिका कालीबाई का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर के रास्तापाल, जगह का नाम था रास्तापाल, कई बार रास्तापाल शब्द भी दे दिया जाता है, तो हमें याद रखना है रास्तापाल। घटना क्या थी कि अंग्रेज इनके गुरु को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीट के लेके जा रहे थे और कालीबाई थी, वो खेतों से आ रही थी, घास का गट्ठर लेके हाथ में धराती थी और उसने देखा कि मेरे गुरु को बांध के ले जा रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं, तो उसने आव देखा ताव और दौड़कर रस्सी काट दी। इतना करते ही अंग्रेजों के जो सैनिक थे उन्होंने इसको गोलियों से भून डाला। ये थी भील बालिका, वीर बालिका कालीबाई, जो रास्तापाल के, डूंगरपुर के रास्तापाल में रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है, तरुण राजस्थान अखबार के संपादक कौन थे? तो तरुण राजस्थान नामक जो अखबार था उसका संपादन किया था जयनारायण व्यास जी ने। 82वां प्रश्न, चेतावनीरा चुंगट्या नामक प्रसिद्ध सोरठे किसके द्वारा लिखे गए थे? तो चेतावनीरा चुंगट्या केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखे गए थे और जोरावर सिंह बारहट इनका बेटा था केसरी सिंह बारहट का। केसरी सिंह बारहट ने कब लिखे थे ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे, 1902 के आसपास की बात है। महाराणा फतेह सिंह को भेजे थे इन्होंने। महाराणा फतेह सिंह को चेतावनीरा चुंगट्या लिखे थे, कुछ सोरठे लिखे थे कि उनको दिल्ली दरबार में नहीं जाने के लिए उनका आह्वान किया गया था इनके द्वारा। और इसको पढ़कर जो महाराणा फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। ये देशभक्ति थी इनकी कि भाई वहां जाकर अपने क्षेत्र की, अपने मारवाड़ की, मेवाड़ की, अपने राजपुताने की आन बान और शान झुकने नहीं पाए, इसलिए आपको शामिल नहीं होना है। तो महाराणा जो फतेह सिंह थे वो दिल्ली गए थे लेकिन दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। ये थे केसरी सिंह बारहट। इनका पूरा परिवार ही आजादी के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई में बलिदान हो गया था। 83वां संविधान जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार जो मूल संविधान था उसमें 7 थे, लेकिन वर्तमान में संख्या 6 है। 84, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? हम पहले बात कर चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। हमारे देश की कानून निर्मात्री सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों बनते हैं और दोनों का जो संयुक्त नाम है वो संसद है। कानून बनाने का काम विधानसभाएं भी करती हैं, लेकिन विधानसभाएं राज्यों में करती हैं और संसद देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। 86वां प्रश्न आपके सामने, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कहां पर स्थित है? जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में इधर लिखा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सबसे बड़ी अदालत, वो हमारी नई दिल्ली में स्थित है।
87वां प्रश्न, राजपुताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। राजपुताने का जो कर्ण है बीकानेर के महाराजा राय सिंह, और इनको ये उपाधि देने वाले थे मुंशी देवी प्रसाद। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है? ये हमने बात की थी वहां भी, जहां हमने चारों अनुच्छेदों के बारे में बात की थी। तो यहां पर 16वां जो अनुच्छेद है वो अवसर की नौकरी में या रोजगार में अवसर की समानता देता है। 17वां अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष सबको समानता देता है, न्याय के कानून के समक्ष सब समान है, चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, सबको कानून के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद 21 है, वहां जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर था वहां पे कि जीवन का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। तो यहां पर छुआछूत से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस जगह पर स्थित है? जहां हमने अभिलेखागार की बात की थी, ये कारनी गार है, ठीक है, अभिलेखागार सॉरी। तो ये जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो वहां भी हमने बात की थी, नई दिल्ली में स्थित है। विलय नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल था, ये भी हमने वहां इनके गवर्नर जनरल के बारे में बात की थी शुरू के प्रश्नों में, पिछले वीडियो में वहां हमने बात कर ली थी कि विलय नीति अपनाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो राजपूताना था, वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में शामिल नहीं था। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल में थी, मद्रास में थी, बंबई में थी। 92वां प्रश्न है, हजारीबाग के आसपास रहने वाले कौन से लोग रेशम के कीड़े पालन का कार्य करते थे? गोंड, संथाल, कोल और बैगा, ये चारों ही जनजातियां हैं। जो कौन सी जनजाति है जो रेशम कीट पालन का कार्य करती थी? तो संथाल हैं, वो रेशम कीट पालन का कार्य करते थे। हजारीबाग झारखंड के आसपास रहने वाले, झारखंड और पश्चिम बंगाल बिहार में इनका निवास है संथाल का। और जो गोंड है वो भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो मध्य और दक्षिण भारत में निवास करती है। मुंडा और संथाल को मिलाकर जो कोल शब्द जनजातियों के लिए गढ़ा वो कोल था, और कोल पूर्वी भारत में निवास करते हैं। 1831 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जो कोल विद्रोह हुआ था वो इन्हीं कोल लोगों द्वारा किया गया था। बैगा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इधर उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति बैगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है संथाल। संथाल जो जनजाति के लोग हैं वो रेशम कीट पालन का कार्य करते हैं, और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन का जो साइंस है, विज्ञान की शाखा है, उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। ये कहीं अगर आए तो आप ध्यान रखें कि रेशम कीट पालन की से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। जहां रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो सेरीकल्चर। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे की बात करें, ये 1857 की क्रांति के जनक माने जाते हैं कि इनके कारण ही 1857 क्रांति शुरू हुई थी। क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने पुरानी राइफल के स्थान पर एनफील्ड नाम की नई राइफल सिपाहियों को दे दी थी। मंगल पांडे भी सिपाही थे, बैरकपुर छावनी में पोस्टेड थे। वहां इन्होंने विरोध किया। क्यों? क्योंकि जो सैनिक थे उनमें एक बात फैल गई थी कि भाई ये जो कारतूस दिए जा रहे हैं इनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और उन कारतूसों को मुंह से खोलकर राइफल में भरना होता था। अब ये बात जब सैनिकों में फैली तो सैनिकों ने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया। भाई हम तो गाय का मांस, गाय की चर्बी मुंह में नहीं लेंगे। मुस्लिम थे, उन्होंने कहा हम सूअर की चर्बी नहीं लेंगे भाई मुंह में। इस चीज से सैनिकों में असंतोष फैला और मंगल पांडे ने वहां अपने सीनियर अधिकारी को गोली मार दी। अब इस चीज को लेकर अंग्रेजों ने आदेश दिया भाई इसको अरेस्ट किया जाए,
सबने मना कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति था, जयचंद होते हैं हर जगह, उसने मंगल पांडे को गिरफ्तार करवाया और आखिरकार मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। अब अंग्रेजों ने सोचा शांत हो गया मामला, लेकिन शांत नहीं हुआ। उसके बाद 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत हो गई। यानी 1857 क्रांति की शुरुआत हम करें तो 10 मई 1857 से होती है। आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। यहां आगे बढ़ रहे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी? अब आपने खूब सुना होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो प्रश्न को करने में कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए कि कहां की शासिका थी, झांसी की थी। निम्न में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अब नवीकरणीय संसाधन की बात हम करते हैं तो नवीकरणीय संसाधनों में कौन कौन से हैं? 3 नवीकरणीय हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। पेट्रोल है वो नवीकरणीय रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है पेट्रोल। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, इनके बारे में थोड़ी बात करें कि जो हमारे परंपरागत स्रोत है वो अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय नहीं है। यानी जो परंपरागत है हमारे, परंपरागत वो कौन कौन से हैं जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, या ये कहें कि वो ऐसे हैं कि अगर उनका हम लगातार दोहन करें तो वो खत्म हो सकते हैं, नवीकरणीय नहीं है। तो अनवीकरणीय या परंपरागत जो स्रोत हैं वो हमारे हैं कोयला, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को, हाँ हमने देखा था, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। प्राकृतिक गैस है जिससे सीएनजी बनती है। ये सारी परंपरागत स्रोत हैं, सारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। लेकिन नवीकरणीय जो संसाधन है वो कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें तो सौर ऊर्जा, ये सोलर एनर्जी दे रखी है, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी की ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जो हमने वो पढ़े थे कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, और एक बायोगैस। बायोगैस जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उस वेस्ट से, प्रकृति का जो वेस्ट होता है उस वेस्ट से गैस बनाने का जो काम होता है बायोगैस में होता है। ये सारी नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय कह सकते हैं या गैर परंपरागत कह सकते हैं, इंग्लिश में रिन्यूएबल कह सकते हैं, ठीक है, या अक्षय भंडार भी कह सकते हैं। ये अक्षय है, सूर्य जब तक है, जब तक ये प्रकाश रहेगा, हवा जब तक चल रही है तब तक पवन ऊर्जा बन सकती है। तो ये अक्षय भंडार हैं इनके, जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हर बार इस संसाधनों में से हर एक बार प्रश्न पूछा गया है, और घुमा के किसी भी तरह से पूछा, हमें सभी तरह से तैयार रहना है। एक चीज और कि जो सौर ऊर्जा का जो सोलर पार्क है, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर में स्थापित किया गया है। कहां स्थापित किया गया है? जोधपुर में, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 96वां प्रश्न, चट्टान बांध बनाने का उद्देश्य है जल प्रवाह को रोकने के लिए। चट्टान बांध है वो किस लिए बनाए जाते हैं? जल प्रवाह को रोकने के लिए, नालियों की रक्षा के लिए, मृदा क्षति को रोकने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो बिल्कुल सभी कारणों से चट्टान बांध बनाए जाते हैं। 97वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पक्षी अपमार्जक है? अपमार्जक यानी जो गंदगी को साफ करता है। गोडावण, मोर, कबूतर तीनों नहीं है, गिद्ध है वो हमारा अपमार्जक है, स्कैवेंजर। 98वां प्रश्न, निम्न में से प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्षेत्र कौन सा है? अब ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, द्वितीयक क्रियाएं हैं, तृतीयक क्रियाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधे संबंधित होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों को या प्रकृति से सीधे ग्रहण करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होती हैं, वो सभी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्रों में सम्मिलित होती हैं, जिसमें कृषि है, खेती, पशुपालन है, वानिकी है जो वनों में उत्पादन होता है, ठीक है, जैसे लकड़ी काटना,
या जंगल में शिकार करना, ये सारी प्राथमिक क्रियाएं हैं जो प्रकृति पर आश्रित होती हैं, सीधे 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 प्रकृति पर आश्रित होती हैं। खनन करके खनिज निकालना, ये सारी चीजें प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं। ठीक है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, पशु पालन है, ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं और कृषि भी उसी में शामिल होती है। ये तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आगे बात करते हैं द्वितीयक क्रियाएं। तो द्वितीयक क्रियाएं वो होती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से, यानी प्राथमिक क्रियाओं से जो चीजें मिलती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्रिया से हमें आलू मिले, अब आलू को प्रोसेस करके चिप्स बना दी, आलू से क्या बना दी, चिप्स बना दी, ये द्वितीयक क्रिया हो गई। यानी उनको प्रोसेस कर देना, उनको और अधिक उपयोगी बना देना या कुछ अलग से बना देना, वो कहलाता है द्वितीयक क्रियाएं। तो उद्योग है हमारे, फैक्ट्रीज है, वो द्वितीयक क्रियाओं में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र जैसे उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, जो सेवा दे रहे हैं, वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल होंगे। ठीक है, या सेवा से संबंधित जितने भी हैं, चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं, ये जितने भी हैं, धोबी है, प्लम्बर है, नाई है, जो सेवा दे रहे हैं, बैंकिंग का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र किस में होते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। परिवहन है, चाहे रेलवे परिवहन हो, वायु परिवहन हो, स्थल परिवहन हो, सभी वो सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं, सेवा का जो क्षेत्र है, वहां कोई उत्पादन नहीं होता है, बल्कि सेवा, बैंकिंग में सेवा दी जाती है, कोई उत्पादन नहीं होता है। परिवहन में सेवा दी जाती है, हॉस्पिटल में सेवा दी जाती है, स्कूल में सेवा दी जाती है, कोई उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन होता है उद्योगों में, वो द्वितीयक में आता है। यानी प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पाद मिलते हैं, उन उत्पादों को प्रसंस्कृत करके जो और चीजें बनाई जाती है, वो उद्योग में आती है, द्वितीयक क्रियाओं में आती है। पहला प्रकृति से सीधे संसाधन, प्राथमिक कृषि आती, सारों नाम मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। 99वां प्रश्न, उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर का अर्थ क्या है। हॉर्टिकल्चर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे सेरीकल्चर की बात की थी, तो सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल फूल और सब्जी उगाना, ये होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो अब अंगूर की खेती है, उसको कहा जाता है विटीकल्चर, उसको कहा जाता है विटीकल्चर, कल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। चारों हो गए, ये हॉर्टिकल्चर, ये जो हमारा रेशम कीट पालन है सेरिकल्चर, अंगूर की खेती है वो विटीकल्चर, और मत्स्य पालन है वो पीसी कल्चर। ये विज्ञान की शाखाएं हैं। अभी तो विज्ञान आप एक विषय पढ़ रहे हैं, आगे बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जो कृषि की जो हम बात करें तो उसमें ही इतनी शाखाएं हो जाती है अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। 100वां प्रश्न, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, तो विश्व की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है चावल। सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। आप और हम गेहूं खाते हैं, इसका मतलब गेहूं नहीं है मुख्य फसल, प्रमुख खाद्य फसल है चावल। 101वां प्रश्न, निम्न में से रोपण कृषि में शामिल नहीं है। रोपण यानी जिसमें पौध लगाई जाती है, एक जगह पौध तैयार की जाती है और दूसरी जगह उनकी पौध लगाई जाती है, रोपा जाता है उसको, वो रोपण कृषि होती है, प्लांटेशन किया जाता है। चाय की पौध लगाई जाती है, कहवा की पौध लगाई जाती है, केला की पौध लगाई जाती है, लेकिन गेहूं सीधा बीज बोया जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, रोपण कृषि में शामिल नहीं है गेहूं। 102, राजस्थान में मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए सम्मेलन कब बुलाया गया था। मराठा लोग थे, वो इधर राजपुताने के राजाओं पर आक्रमण करते और फिर उनसे संधि में धन ऐंठ के ले जाते थे। इस तरह की उनकी गतिविधियों से तंग आकर जो राजस्थान के राजपूत राजा थे, उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, जो भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर हुआ था। मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान है, उस मेवाड़ के हुरडा में आयोजित हुआ था ये सम्मेलन। तो इस सम्मेलन का नाम हुआ हुरडा सम्मेलन। ठीक है,
कब हुआ था? ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। तो कब हुआ ये तो ठीक है, 17 जुलाई 1734, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। कहां हुआ था? मेवाड़ के हुरडा में हुआ था। और क्यों हुआ था? मराठा आक्रमण को रोकने के लिए हुआ था, मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। नोट कर लें आप इस चीज को कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो अब ये बुलाया किसने था? हुरडा सम्मेलन आयोजित किसने किया था? आयोजक कौन थे? आयोजक थे जयपुर के स्थापना करने वाले सवाई जयसिंह। जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह, उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया था, इस सम्मेलन को बुलाया था। लेकिन यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ, यह भी हमें ध्यान रखना है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सभी राजा स्वार्थ के वशीभूत थे, अपने अपने हित के बारे में सोच रहे थे, समग्र हित, सभी का हित नहीं सोच रहे थे, इसलिए सभी एक मत नहीं हो सके और इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। आगे बढ़ते हैं। 103वां प्रश्न, आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आउवा में जो क्रांति का नेतृत्व किया गया था वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी और ये तारीख थी 28 मई 1857। 28 मई 1857 नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते 105वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में गठित इकाई है। कल हमने पिछली क्लास में विस्तार से राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा की थी और सबसे पहले जो इकाई गठित हुई थी 17 मार्च 1948 को, वो थी हमारी मत्स्य संघ, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और उनके साथ एक ठिकाना नीमराना को मिलाकर बनाई गई थी और जिसकी राजधानी अलवर रखी गई थी। ये हमने बात की थी कल शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं। छठा, आधुनिक राजस्थान किस दिनांक को अस्तित्व में आया? यही बात हमने राजस्थान के एकीकरण में कर ली थी कि वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान कब अस्तित्व में आया था। तो वो तारीख थी 1 नवंबर 1956 और एकीकरण का 7वां चरण था ये। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। वही जनसंख्या घनत्व क्या होता है आज ही हमने पढ़ा था कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ जैसलमेर जिले में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे जनसंख्या घनत्व में आता है बीकानेर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें, यहाँ तो कम का पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछने में अधिक वाला पूछ सकता है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व जयपुर का और उससे कम भरतपुर का, यानी जयपुर और भरतपुर का सर्वाधिक, जैसलमेर और बीकानेर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। बाद में हुई नहीं जनगणना, प्रति 10 वर्ष बाद होती है, लेकिन कोरोना के कारण से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई और वो अभी तक पेंडिंग चल रही है। अगला 108वां प्रश्न है कि एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, एकलिंग जी का उदयपुर में और श्रीनाथ जी का द्वारा में, नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के नाम से इसका नाम नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी का द्वार, दरवाजा, ठीक है। बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, यह भी पूछ लिया जाता है कि बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है। ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पुष्कर में स्थित है। चारों के बारे में हमने बात की। 109वां प्रश्न, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का क्या नाम था, जिन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे मोहम्मद गौरी के साथ? तो उनके पिता और माता का नाम हमने बात की थी, सोमेश्वर उनके पिता का नाम था। अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज, अजमेर इनकी राजधानी थी, अधिकांश उत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया था। 110वां, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया? अभी एनर्जी की जब हम बात कर रहे थे, संसाधनों की बात कर रहे थे, वहां हमने बात की थी कि देश का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न और आज की इस मैराथन क्लास का उद्देश्य यही है कि आप क्विक रिवीजन कर सकें और जो सारे ऑप्शन थे उन सारे ऑप्शंस को लेकर हमने आज बात की। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और साथियों के साथ शेयर जरूर करें।
चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।